हेलो फ्रेंड्स। तो आज की जो ये वीडियो है इसमें हम देखेंगे जो हमारा एग्ज़ाम था जीआईसी बायोलॉजी का 2021 वाला, इसका जो प्री का एग्ज़ाम था इसका सॉल्यूशन देखेंगे हम। ठीक है, जिसमें प्री वाले एग्ज़ाम में क्या होता है, टोटल हमारे आते हैं 120 क्वेश्चन। 120 में से 40 तो आते हैं हमारे जीएस के। जीएस का मतलब हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, करंट अफेयर्स और यूपी से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो इन 40 नंबर में पूछी जाएंगी या इस 40 क्वेश्चन में पूछी जाएंगी, क्योंकि हर एक क्वेश्चन एक ही नंबर का है। 120 क्वेश्चन है तो मार्क्स भी कितने हैं, 120। और इनको सॉल्व करने के लिए टाइम भी कितना दिया जाएगा, 120 मिनट, मतलब 2 घंटे का पेपर हुआ। ठीक है, प्री का, जिसमें जो 80 क्वेश्चन हैं ये होंगे तुम्हारे सब्जेक्ट से, जो भी आपने सब्जेक्ट सेलेक्ट किया होगा उससे। अगर आपने यहाँ पे बायोलॉजी का ऑप्शन लिया है तो आपका कौन सा हो गया, जीआईसी का बायोलॉजी। अगर आपने केमिस्ट्री लिया हुआ है तो जीआईसी केमिस्ट्री। ठीक है, मतलब आप जो भी ऑप्शनल सब्जेक्ट लेंगे या जिसका भी आप एग्ज़ाम देंगे उसी के यहाँ पे क्वेश्चन आएंगे, और ये होंगे सारे एमसीक्यू बेस्ड। ठीक है, मतलब एक क्वेश्चन और उसके 4 ऑप्शन। अगर हम बात करें इसी के मेंस की, ठीक है, क्योंकि ये एग्ज़ाम 2 चरणों में होता है, पहले होता है प्री, फिर होता है मेंस। मेंस में 2 पार्ट होता है, पहला होता है हिंदी। ठीक है, हिंदी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला होता है हमारा क्या, मेंस का पेपर होता है, या इसी को इन्होंने एक दूसरा नाम दे रखा है ऑप्शनल का। ठीक है, ऑप्शनल में भी 10 से 15 सब्जेक्ट हैं, जो भी आपको अच्छा लगे वही आप इसमें चुनते हैं। और मान लो आपने यहाँ पे बायोलॉजी चुना है तो आपको यहाँ पर बायोलॉजी के क्वेश्चन करने हैं जिनकी संख्या होगी 20 क्वेश्चन करने हैं आपको, किसके, बायोलॉजी के। कहने का मतलब है जो आप ऑप्शनल यहाँ पर सेलेक्ट करोगे उसी के 20 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, और इसी के 80 क्वेश्चन आपको प्री में देखने को मिलेंगे। ठीक है, मान लो आपने ऑप्शनल केमिस्ट्री चुना है तो आपको यहाँ तो 20 क्वेश्चन करने हैं केमिस्ट्री के, और प्री में जो 80 क्वेश्चन है वो किसके करोगे, केमिस्ट्री के। फ़र्क इतना है, प्री वाला जो होगा ये होगा आपका सारा एमसीक्यू, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। एक क्वेश्चन 4 ऑप्शन, जो सही है वहाँ पर ऐसे गोला भरना है अपने ओएमआर शीट पे। ठीक है, और यहाँ पर जो 20 क्वेश्चन है इनको आपको लिखना है। ठीक है, एक क्वेश्चन और उसका नंबर दिया रहेगा, चाहे वो 10 नंबर का हो या उस हिसाब से हो। ठीक है, और इनकी वर्ड लिमिट भी होती है, किसी में बोला जाता है 50 वर्ड में लिखो, किसी में बोला जाता है 250 वर्ड में लिखो। ठीक है, मतलब ये जो आपका पेपर है ये होता है डिस्क्रिप्टिव, और जो प्री में होता था वो क्या होता था, एमसीक्यू। ठीक है, तो ये थी इसकी रूपरेखा, मतलब 2 होते हैं, प्री और मेंस। ठीक है, इंटरव्यू अब नहीं होता है, पहले होता था, पहले स्क्रीनिंग भी होती थी। ठीक है, अब कुछ नहीं है, अब खाली क्या है, प्री और मेंस, और इन्हीं के हिसाब से आपकी क्या बनती है, मेरिट बनती है। ठीक है, और इसी का जो मेंस वाला एग्ज़ाम था वो अभी 2-3 दिन पहले ही हुआ है, कब, 13 मार्च को। ठीक है, अभी 2-3 दिन पहले ही इसका एग्ज़ाम हुआ है मेंस वाला। ठीक है, तो देखते हैं इसमें हम सॉल्व कर रहे हैं बायोलॉजी के। बायोलॉजी के मतलब 41 से 120 जो क्वेश्चन है, जिनकी संख्या कितनी हो गई, 80। ये 80 क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे आज की इस वीडियो में, और ये पेपर है जीआईसी बायोलॉजी 2021 वाला। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, कॉर्क इज ऑब्टेन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट। जो हमारा कॉर्क है वो हमें किस पौधे से प्राप्त किया था। ये वही कॉर्क है जिसमें रॉबर्ट हुक ने सेल की डिस्कवरी करी थी, जिसमें रॉबर्ट हुक ने सेल खोजा था। ठीक है, और ये इस पौधे का नाम होता है क्वर्कस सुबर, मतलब इस कॉर्क जो होता है वो इस पौधे का था। किस पौधे का, क्वर्कस सुबर के पौधे से उसको मिली कॉर्क, और उसी में उसने सेल देखे या सेल की खोज करी। कब करी, 1665 में। ठीक है, और इसने सबसे पहले ये सेल शब्द जो प्रयोग किया था अपनी एक बुक में प्रयोग किया था, एक किताब में लिखा था सेल शब्द, और वो उस किताब का नाम था माइक्रोग्राफिया, GRAPHIA, माइक्रोग्राफिया। ठीक है, जिसमें उसने क्या बोला था कि उसमें जब हम आप इस माइक्रोग्राफिया बुक को देखेंगे तो इसमें वो बताता है कुछ लेंस के बारे में। लेंस मतलब जो लेंस के बारे में बताएगा या अपने माइक्रोस्कोप के बारे में बताएगा, और इसमें अलग अलग प्लांट्स और इंसेक्ट्स के बारे में भी बताता है। या इस किताब में क्या है,
वो जिस भी ऑर्गेनिज्म को या जिस भी प्लांट को, जिस भी एनिमल्स को, जिस भी इंसेक्ट को देखेगा, ठीक है, पहले अपने माइक्रोस्कोप से देखेगा और उसकी फ़ोटो जैसा वो दिख रहा है वैसा ही डायग्राम अपनी इस किताब में बनाएगा, ठीक है। और इसी पूरी किताब को हमने या उसने क्या नाम दिया, माइक्रोग्राफिया, ठीक है। इसमें वो सब चीज़ें हैं जो जो इन्होंने अपने माइक्रोस्कोप से देखी और उन्हीं का डायग्राम इसमें बना दिया, ठीक है। इसमें किस किस का था, लाइस का एग्ज़ाम, लाइस भी था एक, लाइस मतलब जो आपके सिर में जू है ना, उसका डायग्राम भी उसने बनाया था या उन्होंने पहले अपने माइक्रोस्कोप से देखा और फिर उसका डायग्राम अपनी बुक में, जो कि क्या है, माइक्रोग्राफिया जिसका नाम है, उसमें उसका डायग्राम बनाया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मेजर साइट ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन, मतलब पानी के अवशोषण का मुख्य स्थान कौन सा है। तो आपने अगर एनसीईआरटी किताब पढ़ी होगी, इसमें डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन वाला जो चैप्टर है उसमें लिखा गया है लार्ज इंटेस्टाइन में आपका वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, किसमें, बड़ी आंत में, लार्ज इंटेस्टाइन में। और आपने साथ में ये भी पढ़ा होगा कि जो लार्ज इंटेस्टाइन है इसी में हमारा किसका एब्जॉर्प्शन होता है, ड्रग्स का मतलब दवाइयाँ जो भी आप खाते हैं। इसके बाद पानी का होता है और कुछ मिनरल्स का होता है, मतलब सम हमारे मिनरल्स, कुछ मिनरल्स, ड्रग और पानी का एब्जॉर्प्शन होता है। इनके साथ साथ इलेक्ट्रोलाइट्स का भी एब्जॉर्प्शन होता है वहाँ पर, ठीक है। मतलब हमारा ऑप्शन नंबर डी लार्ज इंटेस्टाइन होगा करेक्ट आंसर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था मिजनर प्लेक्सस कहाँ पर पाया जाता है। तो ये हमारा पाया जाता है आंत में, मतलब इंटेस्टाइनल वॉल में ये पाया जाता है, या आंत की दीवार में मिजनर का जाल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है जो आपका क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है, इसमें कितने क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। तो इसमें क्रोमोसोम की संख्या होती है 47 और ये देखने को मिलता है मेल्स में, ठीक है। और इसमें जो कंडीशन है वो क्या होती है, XXY कंडीशन, ठीक है, प्लस 44 होते हैं ऑटोसोम्स और ये 3 क्या होते हैं हमारे सेक्स क्रोमोसोम्स, ठीक है। 47 प्लस XXY जो कंडीशन होती है ये किस में होती है, क्लाइनफेल्टर में। तो 44 क्रोमोसोम ये हो गए, 45, 46, 47, ठीक है। तो टोटल नंबर कितने हैं, 47 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा है कुछ बताई गई हैं बीमारियां और ये है उनके कारण कि कौन सी बीमारी किस कारण से होती है। पहला क्वेश्चन है मरकरी। तो मरकरी आपको पता होगा, मरकरी जो है वो किससे होती है, मिनीमाटा से, ठीक है, मतलब ए का हो गया 4। कैडमियम जो होता है, कैडमियम होता है इटाई डिजीज़, कैडमियम से होती है इटाई डिजीज़, मतलब ए का 4 बी का 2, ए का 4 बी का 2, मतलब ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। आर्सेनिक से होता है आपको कैंसर और नाइट्रेट से क्या होता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम, ठीक है। चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा है जो C19 स्टेरॉयड हार्मोन है वो कौन सा है। तो जो C19 स्टेरॉयड हार्मोन होता है वो होता है हमारा प्रोजेस्टेरोन होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है एटीपी को बनाने के लिए कौन सी चीज़ एसेंशियल है। तो वो होती है हमारी नाइट्रोजन और फॉस्फोरस, या फिर नाइट्रोजन बेस और फॉस्फेट, ठीक है। तो मतलब हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो होगा करेक्ट आंसर, ठीक है। मेरे ख्याल से आयोग ने जो इसका आंसर माना है ना वो डी माना है, जो कि क्या है, बिल्कुल गलत है, ठीक है। मेरा काम बताना था, मैंने बता दिया। लोगों ने हो सकता है इसमें आपत्ति भी दर्ज करी हो, अब उसके बाद पता नहीं मेरे को कि इन्होंने रिवाइज आंसर की निकाली या नहीं निकाली, कुछ नहीं कह सकते, ठीक है। लेकिन जो इसका करेक्ट आंसर है वो है नाइट्रोजन और फॉस्फोरस, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है लाजो सेल्स आर प्रेजेंट इन। जो लाजो सेल्स हैं वो किस में देखने को मिलती हैं, सीलेंटेटा, टिनोफोरा, पोरीफेरा या प्रोटोजोआ। तो देखो ये होती है हमारी लाजो सेल्स, ठीक है। तो जो लाजो सेल्स है इसी को हम कभी कभार बोलते हैं कोलोब्लास्ट, COLLOBLAST, कोलोब्लास्ट सेल, जो कि काम करती है फूड को कैप्चर करने में, मतलब फूड को पकड़ने में काम आती है, ठीक है। और ये हमारी किस में प्रेजेंट होती है, टिनोफोरा में, ठीक है। जो इसका करेक्ट आंसर है वो क्या है, टिनोफोरा, ठीक है। अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा है क्या, एक सेल ए है, ठीक है,
और एक दूसरा सेल है बी, उसमें कुछ कंडीशंस दे रखी हैं और आपको क्या बताना है, डायरेक्शन मतलब फ्लो ऑफ वाटर, मतलब पानी कौन सी साइड से कौन सी साइड जाएगा। तो इसमें आपको निकालना पड़ेगा डीपीडी निकालना पड़ेगा सेल ए और बी दोनों के लिए। तो देखते हैं पहले ए की कंडीशन। ए में कंडीशन दे रखी है ऑस्मोटिक प्रेशर, तो आपको पता है डीपीडी का फॉर्मूला क्या होता है, डीपीडी का फॉर्मूला होता है ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस टर्गर प्रेशर या ऑस्मोटिक पोटेंशियल माइनस टर्गर पोटेंशियल। तो ए के लिए कितना दे रखा है, ऑस्मोटिक पोटेंशियल माइनस 18 बार, माइनस है ही फॉर्मूले में, और यहाँ पे दे रखा है 8 बार, तो मतलब 8 बार, यहाँ पे क्या आ गया माइनस 26। ठीक है, इसका डीपीटी कितना है माइनस 26। बी का निकालते हैं। बी में दे रखा है माइनस 14 है ऑस्मोटिक प्रेशर और माइनस तो है ही फॉर्मूले में, और टर्गर प्रेशर या टर्गर पोटेंशियल दे रखा है 2 बार का, तो माइनस 14 माइनस 2 माइनस 16। तो देखो जब आपने ये नंबर लाइन पढ़ी होगी तो आपने पढ़ा होगा यहाँ बीच में होता है जी 0, इस तरफ होता है सारी वैल्यू प्लस की 1 2 3 4 और इस तरफ होती है सारी माइनस की। यहाँ पे -1 फिर -2 फिर -3। और आपको ये भी पता होगा कि जो संख्या पहले आती है वो क्या होती है, बड़ी होती है। मान लो अगर मैं -1 और -4 की बात करूँ तो -1 क्या होगा मेरा बड़ा होगा और -4 जो होगा वो मेरी छोटी संख्या होगी। ठीक है, तो अब आप देख के बताएंगे कि -26 छोटा है कि -16 छोटा है, तो -26 क्या होगा, छोटा होगा। और आपको पता है डीपीडी में पानी कहाँ से जाता है, लो से हाई की तरफ, लो से हाई की तरफ जाता है पानी। ठीक है, और कम क्या है, कम का मतलब लो, लो क्या है -26, तो मतलब ए से बी की तरफ क्या होगा, पानी का मूवमेंट होगा। ठीक है, तो मतलब ऑप्शन नंबर क्या दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी, सेल ए टू सेल बी क्या जाएगा हमारा, पानी, मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे बोला है पीट मॉस। ठीक है, तो जो पीट मॉस होता है ये हमारा कौन सा होता है, फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम, स्फैग्नम या एंथोसिरोस। तो जो हमारा पीट मॉस होता है इसको हम बोलते हैं स्फैग्नम को, स्फैग्नम इज कॉल्ड पीट मॉस। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे देखो, आगे आपसे पूछा है मोस्ट स्टेबल आरएनए, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल आरएनए है वो कौन सा होता है। आपको 3 आरएनए पता है, राइबोसोमल, मैसेंजर और टीआरएनए। तो जो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है वो होता है हमारा आरएनए, जिसका फुल फॉर्म होता है राइबोसोमल आरएनए, मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है क्या, एटाविज्म मतलब क्या होता है। तो एटाविज्म का मतलब होता है पैतृक गुणों का प्रकटन। ठीक है, मान लो कोई बच्चा हुआ है, बच्चे में अपने एंसेस्टर के गुण उसमें प्रकट होते हैं, तो हम इसको बोलते हैं एटाविज्म। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमसे पूछा है म्यूरिफॉर्म कॉनिडिया किस में मिलते हैं। तो देखो जो ये म्यूरिफॉर्म कॉनिडिया होते हैं ये मिलते हैं एस्परजिलस में, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है एटमॉस्फेयर में एसिड रेन जो है वो किसके कारण बनती है। तो एसिड रेन के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे ऑक्साइड्स। ठीक है, ऑक्साइड्स भी किसके, नाइट्रोजन के और किसके, सल्फर के। नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड्स मिल के क्या देते हैं, एसिड रेन, मतलब जो हमारी रेन है, बारिश है, उसका पीएच क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। कितना कम, 5.4 के आसपास उसका पीएच कर देंगे तो हम इस बारिश को बोलेंगे एसिड रेन। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, जो हमारा ताजमहल एक वक्त में इसका कलर क्या था, सफ़ेद। ठीक है, और इसी ऑक्साइड के कारण उसका कलर क्या हो गया, या इसी एसिड रेन के कारण उसका सब कलर क्या हो गया, मार्बल का पीला कलर। आपको पता है ना, सफ़ेद मार्बल से बना है वो, या कोई बोलेगा संगमरमर के पत्थर से बना है, तो वो होते हैं सफ़ेद, और इसी एसिड रेन की वजह से उनका कलर क्या हो गया, पीला हो गया था। ठीक है, तो मतलब ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर, ऑप्शन नंबर बी हमारा होगा करेक्ट आंसर, नाइट्रोजन एंड सल्फर। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा है कोडोन क्या दर्शाता है। तो देखो जो 3 बेस का सेट होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, कोडोन। जैसे यू 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 है, तो ये हो गया हमारा एक बेस, ये दूसरा बेस, ये तीसरा बेस, ये पूरा एक क्या हो गया, एक कोडोन। ठीक है, तो ए सेट ऑफ 3 बेसिस इज कॉल्ड कोडोन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है इनमें से कौन एक ही क्लास की एल्गी है, एक ही क्लास की एल्गी हैं। तो देखो
इसमें जो होती है हमारी कारा, फ्यूकस, सर्गेसम, ये तो नहीं है, तो हमारा ये है वोल्वोक्स, स्पायरोगैरा, क्लैमाइडोमोनास। हाँ, तो वोल्वोक्स, स्पायरोगैरा और क्लैमाइडोमोनास ये तीनों जो हैं, ये तीनों होती हैं हमारी ग्रीन एल्गी। ठीक है, ग्रीन एल्गी होती हैं, और यही क्या है हमारा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में पूछा है कॉमन फॉर्म ऑफ डीएनए, मतलब वो डीएनए बताओ जो सामान्य प्रारूप होता है। ठीक है, मतलब वो डीएनए का सबसे सामान्य प्रारूप फॉर्म कौन सा होता है, तो वो होता है हमारा बी डीएनए, जो कि मोस्टली पाया जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है एक ब्राउन आई कपल हैज़ ए ब्लू आइड चाइल्ड, एक ब्राउन आई कपल हैं, उनका बेबी है जिसमें क्या है ब्लू आइज। द ट्रेट ऑफ ब्राउन आई बी इज डोमिनेंट ओवर ब्लू आई, व्हाट इज द टाइप ऑफ जीनोटाइप ऑफ कपल। कहने का मतलब है ये दो कपल हैं, इनका जो बच्चा हुआ है इसमें है ब्लू आइज। ठीक है, इसमें है ब्लू आइज, और इन दोनों की कैसी हैं ब्राउन आइज, ब्राउन और ब्राउन आइज। आपको पता है जो ये ब्लू आइज हैं ये क्या होता है, इसका जीनोटाइप ऐसा होता है, बी स्मॉल बी होने चाहिए और दोनों, तभी यहाँ पर ब्लू आइज की कंडीशन आती है। ठीक है, अब यहाँ पर दोनों में स्मॉल बी होने का मतलब है दोनों पेरेंट में एक स्मॉल बी होना चाहिए, एक स्मॉल बी यहाँ पर और एक स्मॉल बी यहाँ पर, मतलब एक स्मॉल बी आना चाहिए फादर से, एक आना चाहिए मदर से। तो मतलब इन दोनों के जेनेटिक में एक स्मॉल बी इस साइड होना चाहिए, एक स्मॉल बी इस साइड होना चाहिए, मतलब एक स्मॉल बी मदर में, एक स्मॉल बी फादर में। तो हम अपना ऑप्शन देख लेते हैं, एक स्मॉल बी मदर में, एक स्मॉल बी फादर में, तो मतलब ऑप्शन नंबर ए ही हमारा सही है, क्योंकि स्मॉल बी सेकंड वाले में है नहीं, थर्ड वाले में एक तरफ है इस तरफ नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन नहीं है, और इसमें भी एक ही तरफ है इस तरफ ऑप्शन नहीं है। तो आपको पता है अगर मान लो जब इनका जेनोटाइप ऐसे होगा तभी तो एक बी यहाँ से आएगा, एक बी यहाँ से आएगा, ये जीनोटाइप बनेगा छोटा बी, और ये क्या देगा बच्चे को ब्लू आइज। ठीक है, और ये जो जीनोटाइप है ये कैसी आइज देता है, ब्राउन आइज। ठीक है, ठीक है, ऐसे ही पूछा है ना, ब्राउन आइज ही पूछा है ना, ट्रेट ऑफ ब्राउन आई बी है। ठीक है, हाँ यही बच्चे में ब्लू का पूछा है तो यही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है कॉकरोच और सेंट्रीपीडे में कॉमन कैरेक्टर पूछा है, मतलब तिलचट्टे में और सेंट्रीपीडे में ऐसा क्या बताओ जो उनकी समान विशेषता दर्शाते हो, तो वो होते हैं जॉइंटेड लेग्स, मतलब पैर जो होते हैं वो उनके होते हैं जोड़ीदार, या जोड़ीदार पाद भी इसको बोलते हैं। ठीक है, मतलब जोड़ीदार पैर। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, तो ये तो तुम्हें हर जगह ही पढ़ते हो यार। लेट ब्लाइट किससे होता है तुम्हारा, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस, जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है, मतलब लेट ब्लाइट जो पोटैटो में रोग होता है वो हमको देखने को मिलता है फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस के कारण, जो कि हमारा क्या है ऑप्शन नंबर सी। और जो हमारा अल्टरनेरिया सोलानी है इसके कारण देखने को मिलता है अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो। ठीक है, दो चीज़ याद रखनी है, अर्ली में अल्टरनेरिया, लेट में फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है जो फर्न का स्पोरेंजियम है वो कब फटता है, एनुलस, ओपरकुलम, ऑस्टियोल या स्टोमियम। तो जो स्टोमियम है ये फटता है। ठीक है, फर्न स्पोरेंजियम बस्टेड, स्टोमियम में। अगला क्वेश्चन है द फंगस विदाउट माइसीलियम, वो फंगस बताओ जिसमें माइसीलियम एब्सेंट होता है या हाइफा एब्सेंट होता है, हाइफा जो है वो नहीं होता है। तो ये होती है हमारी क्या, यीस्ट। ठीक है, यीस्ट में हाइफा नहीं होता है या माइसीलियम नहीं होता है। ठीक है, तो यीस्ट होती है हमारी सैकेरोमाइसिस, तो हमारी ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है स्ट्राटिफिकेशन कैन बी सीन बेस्ट इन, स्ट्राटिफिकेशन या पादप स्तर विन्यास को स्पष्ट देखा जा सकता है कहाँ, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। ठीक है, स्ट्राटिफिकेशन का मतलब होता है एक ज़मीन है, ज़मीन में पहले छोटे पेड़, फिर बड़े पेड़, फिर बड़े पेड़, फिर बड़े पेड़, फिर एक बार सबसे बड़े पेड़। तो जो ये स्ट्राटिफिकेशन है, स्ट्राटिफिकेशन का मतलब एक सीरीज़ वाइज पहले छोटे प्लांट, फिर बड़े प्लांट, फिर बड़े प्लांट, फिर सबसे बड़े प्लांट। तो ये हमें सबसे अच्छा देखा जाएगा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। ठीक है, मतलब उष्ण कटिबंधीय वर्षावन में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है क्या, ये पूछा है आपसे प्रोटीन
सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ पर होता है, या इसके लिए कौन सी चीज़ जो है चाहिए होती है या रेस्पॉन्सिबल होती है। तो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए चाहिए होता है राइबोसोम, या इस पर होता है प्रोटीन सिंथेसिस। माइटोसिस को प्रमोट करने वाले को हम बोलते हैं माइटोजन। डीएनए का जो रेप्लिकेशन है इसके लिए हमको चाहिए होता है पॉलीमरेज एंजाइम। और जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम में क्या होता है, डीएनए, आरएनए और प्रोटीन। तो मतलब ए का हो जाएगा हमारा 2 और बी का 4, ए का 2 बी का 4, मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, करेक्ट। सी का 1 डी का 3, ठीक है, मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है यॉक सैक इज नॉट फाउंड इन। यॉक सैक का मतलब होता है, यॉक सैक जो पीतक कोश है वो किस में नहीं मिलता है। तो देखो ये हमारे नहीं मिलेगा मैमल्स में। मैमल्स में जो येलो सैक है ये एब्सेंट होता है, इसीलिए इन्हीं को बोला जाता है एलेसीथल, ठीक है। इन्हीं में मतलब इनके अंडे में जो इनका एग होता है, मैमल्स का जो एग होता है, मैमल्स के एग में यॉक सैक नहीं पाया जाता, और ऐसे एग को हम बोलते हैं एलेसीथल एग, ठीक है। तो मतलब मैमल्स, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट ट्रू फिश, जो एक सच्ची मछली नहीं है, तो वो होती है हमारी सिल्वर फिश, ठीक है। सिल्वर फिश हमारी सच्ची मछली नहीं होती है, ये होती है एक इंसेक्ट होता है, ठीक है। अब इसको सिल्वर फिश बोलते क्यों हैं? सिल्वर फिश इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका कलर जो होता है वो सिल्वर कलर जैसा होता है। नाम, आधा नाम यहाँ से आ गया। और मछली इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब ये मूव करता है इसका मूवमेंट कैसा होता है, मछली के जैसा होता है, ठीक है। इसीलिए इसका नाम कलर से आ गया सिल्वर, मूवमेंट मछली की तरह है, इसलिए इसको बोल देते हैं फिश। तो पूरा नाम हो गया सिल्वर फिश। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि जो रीनल पोर्टल सिस्टम है वो किस में एब्सेंट होता है, ठीक है। रीनल पोर्टल सिस्टम, तो ये एब्सेंट होता है मैमल्स में। अब आप बोलेंगे इसका आंसर बर्ड्स क्यों नहीं है, क्योंकि बर्ड्स में जो है ये हो जाता है रिड्यूस्ड, बर्ड्स में ये रिड्यूस्ड हो जाता है, और कहीं कहीं पर इसको बर्ड्स में भी एब्सेंट बोलते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, मैमल्स में ये कम्प्लीटली एब्सेंट होता है, ठीक है। मतलब मैमल्स में इसका कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, या हम ये कह सकते हैं बर्ड्स में ये रिड्यूस्ड फॉर्म में पाया जाता है। इसलिए ऑप्शन जो होगा हमारा, जो बिल्कुल करेक्ट होगा, वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। और ये किस में नहीं होता है, रीनल पोर्टल जो होता है वो एक्सेप्ट होता है, एक तो मैमल्स में नहीं होगा, रीनल पोर्टल सिस्टम मैमल्स में नहीं होगा, दूसरा एक हैग फिश है उसमें नहीं होगा, और एक होती है हमारी लैम्प्रे। इन तीनों में रीनल पोर्टल सिस्टम एब्सेंट होता है, ठीक है। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, ठीक है। और एक बार मैं तुम्हें बता देता हूँ ये इसका कहानी है क्या। एक होता है रीनल पोर्टल सिस्टम, एक होता है क्या, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, ठीक है। हिपैटिक पोर्टल सिस्टम का मतलब है हमारे स्टमक से, पेट से, इंटेस्टाइन से और स्प्लीन से जो ब्लड आएगा वो कहाँ जाएगा, लीवर में, ठीक है। मतलब स्टमक से, इंटेस्टाइन से और स्प्लीन से जो ब्लड आएगा वो कहाँ जाएगा, लीवर में, इसीलिए इसको बोलते हैं हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, ठीक है, समझ गए। और जो ये रीनल वाला होता है इसी को हम बोलते हैं क्या, वीनस पोर्टल सिस्टम भी इसको बोलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में है कि जो जर्मन का बॉटनिस्ट है एंगल और प्लेंटल ने कौन सी क्लासिफिकेशन दिया है इन दो के द्वारा, मतलब एंगलर और प्लेंटल ने कौन सा क्लासिफिकेशन दिया है, तो इन्होंने दिया है फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो सीधा सीधा ऑप्शन क्या था, ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा करेक्ट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है नाइट्रोजन का कौन सा, नाइट्रोजिनेज जो हमारा है उसका कॉन्स्टिट्यूएंट कौन सा नहीं है। तो देखो नाइट्रोजिनेम में क्या नहीं होता है, मोलिब्डेनम होता है, मतलब नाइट्रोजिनेज जो बना है वो किससे बना होता है, मोलिब्डेनम से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ नाइट्रोजिनेज, नाइट्रोजिनेज जो है उसमें क्या पाया जाता है, तो क्या पाया जाता है, मोलिब्डेनम पाया जाता है, मतलब एमओ पाया जाता है इसमें। अगला क्वेश्चन है एसिड पूछे हैं और उनके सोर्स पूछे हैं, मतलब किस चीज़ में कौन सा एसिड पाया जाता है। तो देखो
पहले मैं बात करता हूँ 10th क्लास की NCERT। 10th क्लास की जो NCERT है उसमें सीधा सीधा दिया गया है कि ऑरेंज में क्या होता है, ऑरेंज में क्या होता है, सिट्रिक एसिड। ठीक है, एसिटिक एसिड जो होता है वो होता है विनेगर में। फॉर्मिक एसिड होता है एंटीकेस्टिंग में, मतलब जो चींटी जो आपको काटती है तो उसके डंक में होता है फॉर्मिक एसिड। ठीक है, लैक्टिक एसिड होता है सोर मिल्क में। तो देखो ऑप्शन ए की ये वाला भी सही है कि ए का हो जाएगा तुम्हारा 4, बी का सिट्रिक एसिड हो जाएगा 3 विनेगर, और लैक्टिक एसिड मिलेगा किस में, सोर मिल्क में, और डी फॉर्मिक एसिड मिलेगा आंगिस्टिंग में। एक ऑप्शन तुम्हारा ये वाला सही है, जो 100% सही है अकॉर्डिंग टू NCERT, वो ऑप्शन तुम्हारा ये है 4 3 2 1, मतलब ऑप्शन नंबर बी तुम्हारा करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, लेकिन कहीं कहीं पर ऐसा भी दिया जाता है कि फॉर्मिक एसिड तो आंटिस्टिंग में है, लैक्टिक एसिड भी सोर मिल्क में है, लेकिन जो तुम्हारा एसिटिक एसिड है ये कहाँ मिलता है, ऑरेंज में, और सिट्रिक एसिड विनेगर में। कहने का मतलब है एसिटिक एसिड का ऑप्शन ऑरेंज। ठीक है, एसिटिक एसिड जो है वो ऑरेंज, ए का 4 और बी का 2, ऐसा ऑप्शन भी मिलता है। ठीक है, ये ऑप्शन दिया गया था तुम्हारे आयोग के द्वारा। ठीक है, देखो तो बता दिया मैंने, जो भी था NCERT का बता दिया और वैसे ही बता दिया। ठीक है, एक बार आपको दोबारा बता देता हूँ। देखो एसिटिक एसिड, इसका एक तो होता है एसिडिक एसिड का तुम्हारा होगा विनेगर, एसिटिक एसिड विनेगर का मतलब ए का 3, सिट्रिक एसिड है बी, इसका विनेगर हो गया तो सिट्रिक एसिड का 4, बी का 4, सी का 2, डी का 1, ये तो कंफर्म है, सी का 2 डी का 1। कहानी तुम्हारी फंसती है एसिटिक एसिड और किस में, सिट्रिक एसिड में। तो देखो एसिटिक एसिड में कभी तुम्हारा ऑप्शन ऑरेंज भी है और कहीं पर तुम्हें दिया होगा किसी किताब में सिट्रिक एसिड विनेगर, ए का 3, मतलब ए और बी में ही तुम्हें जो है वो सारा कन्फ्यूजन है। NCERT के हिसाब से मैंने तुम्हें बता दिया, ऑप्शन नंबर ये तुम्हारा करेक्ट होना चाहिए था 3 4 2 1, मतलब ऑरेंज में सिट्रिक एसिड, विनेगर में एसिटिक एसिड। ठीक है, मतलब 3 4 2 1, 3 4 2 1 का मतलब सी ऑप्शन करेक्ट होगा NCERT के हिसाब से। ठीक है, और आयोग ने जो तुम्हारा दे रखा है वो बी दे रखा है। ठीक, अब बाकी थोड़ा पॉज करके ना देख लेना इसको। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है, तुमसे एक क्वेश्चन पूछा है, इसमें तुम्हें बताना है, इसको अरेंज करना है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। ठीक है, मतलब कौन किस साल दिया गया उसके हिसाब से इसको लगाना है या अरेंज करना है। ठीक है, तो इसको तुम्हें अरेंज क्या करना है, फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी। फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी जो है ये तुम्हारा कब है, जो फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी बना था ये मेरे ख्याल से तुम्हारा बना होगा 1978 के आसपास, 77 या 78 के आसपास। DNA का जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है DNA वाला, वो इसने दिया था 1953 में। ठीक है, वॉटसन एंड क्रिक का याद है, वही वाला। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट बिगेन, मतलब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की शुरुआत कब हुई थी। ठीक है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट तो ये हुआ था 1990 में शुरू हुआ था और 13 साल बाद मतलब 2003 में ये ख़त्म हुआ था। ठीक है, यहाँ पे शुरुआत पूछिए तो 1990 लेके चलते हैं। जेनेटिक कोड जो क्रैक हुआ था वो हुआ था 1966 में। ठीक है, अब आपको ये लगाने हैं, अरेंज करने हैं ऑर्डर के हिसाब से। ठीक है, तो आप जब इसको ऑर्डर के हिसाब से अरेंज करोगे तो सबसे पहले क्या आना चाहिए, 1953, मतलब ऑप्शन नंबर 2 सबसे पहले आना चाहिए। ठीक है, 2 के बाद आना चाहिए ऑप्शन नंबर 4, 2 के बाद आना चाहिए ऑप्शन नंबर 4, फिर आना चाहिए 1 और फिर आना चाहिए तुम्हारा 3। तो मतलब ऑप्शन नंबर सी जो है वो होगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, देखें एक बार दोबारा, ये देखो। ठीक है, चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एरिस्टोटल लैंटन जो है ये किस क्लास में प्रेजेंट होते हैं। एरिस्टोटल लैंटन क्या है, एरिस्टोटल लैंटन है यार, माउथ के एपरेटस को बोलते हैं, मतलब मुंह की जो संरचना है उसको एक स्पेशल नाम दिया गया है एरिस्टोटल लैंटन का। और ये मिलता किस में है, ये मिलता है इकाइनोडिया में, मतलब इकाइनस में।
ECHINUS, इकाइनस में देखने को मिलता है। इकाइनस का जो माउथ वाला एपरेटस होता है इसको हम क्या बोलते हैं? एरिस्टोटल लैंटर्न। एरिस्टोटल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसको एरिस्टोटल ने देखा था या इसके बारे में एरिस्टोटल ने बताया था, और लैंटेन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसकी आकृति कैसी होती है? लालटेन जैसी होती है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा है क्या कि जो वाई जीन, जो क्रोमोजोम है उसके ऊपर जो जीन होते हैं उनको किस नाम से बोलते हैं, या जो वाई क्रोमोजोम के ऊपर जीन होते हैं उनका क्या नाम होता है? ठीक है, उनका नाम होता है होलेंट्रिक जीन। होलेंट्रिक जीन जो प्रेजेंट होते हैं वो किसके ऊपर होते हैं? वाई क्रोमोजोम के ऊपर। ठीक है, जैसे एक आपने देखा होगा ना कि मान लो अगर आपके पिताजी हैं, आपके फादर जो है ना, अगर आपके फादर के कान में जो बाल हैं उनके अगर कान में बाल हैं तो आपके भी कान में बाल होंगे। ठीक है, क्योंकि जो कान में बाल के लिए जो जीन रेस्पॉन्सिबल है वो होता है वाई क्रोमोजोम पे, और वाई क्रोमोजोम आपको पता है अगर आपके फादर से उसके बच्चे में ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, मतलब फादर के कान में बाल हैं तो आपके भी कान में बाल होंगे। अभी नहीं है, ठीक है, एक उम्र पे हो सकता है, एक उम्र में हो, या कुछ में ये जल्दी देखने को मिलता है, कुछ में कुछ समय बाद देखने को मिलता है। ठीक है, चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछा है हिंज जॉइंट कहाँ पे मिलता है? तो हिंज जॉइंट तुम्हारा मिलता है यार, ये मिलता है हिंज जॉइंट स्कैपुला ह्यूमरस, फीमर एसिटाबुलम, ह्यूमरस अल्ना, स्कैलोएटलस, ये मिलता है तुम्हारे ह्यूमर अल्ना में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, मतलब जो आपका हाथ है, हाथ में देखने को मिलता है ये हिंज जॉइंट। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा है कौन सी क्या है? सेडिमेंट्री साइकिल। तो सेडिमेंट्री साइकिल जो है ये हमारी होती है बायोजियो केमिकल साइकिल, और ये होगी हमारी सल्फ़र वाली। ठीक है, सल्फ़र वाली होगी हमारी क्या? सेडिमेंट्री साइकिल। क्योंकि आपको पता है जो गैसीय साइकिल होती है और एक सेडिमेंट्री साइकिल होती है। गैसीय साइकिल के एग्जांपल दो होते हैं, एक होता है कार्बन, दूसरा होता है नाइट्रोजन, और सेडिमेंट्री का होता है एक तो सल्फ़र और एक फॉस्फोरस। चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि हॉटेस्ट हॉटस्पॉट बताओ जो भारत में है, तो वो होगा हमारा इसका आंसर वेस्टर्न घाट। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी मतलब जो होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा है सेंसर मैकेनिज्म बताओ स्पीड डिस्पर्सल का। सेंसर मैकेनिज्म का मतलब होता है मान लो कोई पेड़ है, कोई पौधा है, तो उसमें जिसमें स्पोर बनते हैं वो उसमें हल्का सा ऊपर से क्या हो जाएगा? क्रैक, दरार आ जाएगी, और उसमें क्या होगा? धीरे धीरे वहाँ से ये जो स्पोर्स हैं वो नीचे बाहर आ जाने लग जाएंगे। और ये कब होगा? जब थोड़ी थोड़ी हवा का झोंका इस पर गिरेगा, मतलब हवा के झोंके में लहराएंगे, कभी इस तरफ को लहराएगा, कभी इस तरफ को लहराएगा। ऊपर इसके छेद हो ही रखा है, तो वहाँ से जब सीड का निकलेगा हवा के झोंके से, तो इसी को हम बोलते हैं सेंसर मैकेनिज्म ऑफ स्पीड डिस्पर्सल। ठीक है, तो ये हमारा किस में मिलता है? पेपेवर में देखने को मिलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में आपसे जो पूछा गया है वो पूछा गया है एल्बिनिज्म अकर ड्यू टू वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन। जो एल्बिनिज्म है वो रंगहीनता आपको किसके कारण देखने को मिलती है? रंगहीनता का मतलब होता है जिनके बॉडी में मेलानिन पिगमेंट नहीं बनता है। ठीक है, मतलब वो श्वेत, सुना है ना आपने, मतलब श्वेत क्या, उनके हाथ पैर ना वाइट वाइट होते हैं, मतलब हाथ और पैर जो होते हैं ना कुछ लोगों के वाइट वाइट होते हैं, तो वो इसीलिए होते हैं क्योंकि उनकी बॉडी में मेलानिन पिगमेंट नहीं बनता है। पहला हो गया ये, और दूसरा होता है ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर भी होता है। ठीक है, तो मतलब बोथ जेनेटिक डिसऑर्डर एंड लैक ऑफ मेलानिन, मतलब ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, इसमें पूछा है हमारा एंडो पैरासाइट बताओ मैन का, जो क्या हो? विवीपैरस। विवीपैरस वो होते हैं जो बच्चा देते हैं। ठीक है, ओवीपैरस वो होते हैं जो अंडा देते हैं, विवीपैरस जो है जो मतलब बच्चे को जन्म देते हैं। कहने का मतलब है एंडो पैरासाइट ह्यूमन की बॉडी के अंदर रहने वाला बताओ इनमें से जो बच्चे को जन्म देता हो। तो यार देखो, एस्केरिस अंडे देता है, वुचेरिया अंडे देता है, टीनिया भी अंडे देता है, तो आंसर क्या होगा? सीधा सीधा डी, जो क्या है? ड्रेनुकुलस। अगला क्वेश्चन है, इसमें आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, तो पहले पढ़ लो इसको। क्रैब साइकिल इज एन एम्फीबोलिक पाथवे, बिल्कुल सही है भाई, क्रैब साइकिल एम्फीबोलिक पाथवे ही होता है। अगला क्वेश्चन है कैटाबोलिक पाथवे कन्वर्ज ऑन इन एनाबोलिक पाथवे। यार कन्वर्ज थोड़ी ना होता है, जो कैटाबोलिक पाथवे होता है, कैटाबोलिज्म का मतलब क्या होता है? टूटना। एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस का छोटे छोटे सब्सटेंस में टूटने को हम बोलते हैं क्या? कैटाबोलिक प्रोसेस। तो यार ये टूट रहा है ना, तो डाइवर्ज हो रहा है। डाइवर्ज का मतलब एक चीज़ जब दो में विभाजित हो जाए तो हम इसको बोलते हैं डाइवर्ज। कन्वर्ज तब होता है जब दो छोटी चीज़ें मिलके एक बड़ा कॉम्प्लेक्स चीज़ बनाती, तो हम इसे क्या बोलते हैं कि ये दो चीज़ें हैं, ये दो चीज़ आपस में मिल गई हैं, तो मिल के क्या बना रही हैं? एक
बड़ी चीज़। लेकिन ऐसा क्या होता है एनाबॉलिज्म में? एनाबॉलिज्म में क्या होता है, दो स्मॉलर सब्सटेंस मिलते हैं और क्या बनाते हैं, एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस मिलके बनाते हैं। तो ऐसा किस में देखने को मिलता है, एनाबॉलिज्म में। यहाँ पे दे रखा है कैटाबॉलिक, तो ये हो गया गलत। तो अब हम देखते हैं ऑप्शन। तो ऑप्शन जब आप देखोगे तो इसमें सी, स्टेटमेंट 1 इज़ ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज़ फॉल्स, तो हमारा सी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है क्या, डेवलपमेंट ऑफ सुपर न्यूमेरेसी डिजिट्स एंड टोज इन मैन एग्जाम्पल ऑफ। तो देखो सुपर न्यूमेरेसी डिजिट का मतलब है यार, तुमने कुछ व्यक्ति देखे होंगे जिनमें हाथ में ना, मान लो उसका हाथ है 5 उंगलियां हैं, 1 2 3 4 हाथ हैं, ठीक है, मतलब गंदा सा हाथ बनाया, मतलब ठीक है मान लो, ठीक है। इसमें क्या होगा, आपने देखा होगा कुछ बच्चों के यहाँ पे 6 उंगलियाँ होती हैं, या तो लास्ट की तरफ होती हैं, ठीक है, या तो फिर अंगूठे की तरफ होगी, मतलब 6 उंगलियाँ होती हैं। कहने का मतलब है उनमें 6 उंगलियाँ होती हैं, नॉर्मल में 5 होती हैं, उनमें 6 होती हैं। और यही केस किसके साथ है, 6 उंगली वाला ऋतिक रोशन के साथ है, ठीक है, ऋतिक रोशन के साथ है 6 उंगलियाँ। उसका अंगूठे तरफ वाला केस है, उसके अंगूठे के तरफ ना मतलब 2 अंगूठे जुड़े हुए हैं, या कह सकूँ उसकी 1 उंगली फालतू है, ठीक है। उसके हाथ में नॉर्मल 5 नहीं है, उसके हाथ में कितनी उंगलियाँ हैं, 6 उंगलियाँ हैं, ठीक है। इसी केस को हम बोलते हैं पॉलीडैक्टाइली भी बोलते हैं, ठीक है, पॉलीडैक्टाइली भी बोलते हैं, जिसमें क्या होते हैं 5 से ज़्यादा उंगलियाँ होती हैं, ठीक है। और इसी को सुपर न्यूमरेसी डिजिट्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये यार एक एग्जाम्पल है वंशानुगति का, ठीक है, वंशागति का मतलब इनहेरिटेंस का एग्जाम्पल है ये, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है विच इज़ नॉट ए टर्मिनेटिंग कोडॉन ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस में कौन सा टर्मिनेशन कोडॉन नहीं है। टर्मिनेट मतलब जो प्रोटीन को रोक दे, प्रोटीन के बनने को रोक दे, ठीक है। तो देखो जो यू है ना, ये होता है इनिशिएशन कोडॉन, ये मतलब रोकने वाला टर्मिनेशन कोडॉन नहीं है, ठीक है। यू इसमें ऑप्शन देख लो यार, UAG, UGA, UAA और विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टर्मिनेशन कोडॉन ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। मतलब हमारा यू सही है। और ये किसको कोड करता है, फिनाइल एलानाइन को कोड करता है, विच इज़ नॉट ए टर्मिनेशन कोडॉन, जो टर्मिनेशन कोडॉन नहीं है, तो वो यही है। बाकी ये तीनों तो टर्मिनेशन होते हैं ना, ये रोक देते हैं, UUA, UGA, UAA, ठीक है। और ये कोड करता है हमारा फिनाइल एलानाइन को। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है ब्रूनर ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होता है। तो देखो ब्रूनर ग्लैंड जो होता है ये होता है सब म्यूकोसल ग्लैंड होता है, और ये कहाँ मिलता है, ड्यूडेनम में पाया जाता है। ये भी NCERT का छपा हुआ लाइन है, मतलब छपी हुई लाइन क्या है, उसमें दिया गया है, सीधा सीधा लिखा भी गया हुआ है, सब म्यूकोसल ब्रूनर ग्लैंड ऐसे करके कुछ एक लाइन लिखी हुई है, ठीक है, सब म्यूकोसल ग्लैंड है। लेकिन इसमें भी तुम्हारा आयुग जो है झोल करता है। झोल क्या करता है, उसने जो आंसर दिया है ना इसका करेक्ट, वो दे रखा है लीवर, मतलब ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट बता रखा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है एपिकैलेक्स इज एब्सेंट इन। एपिकैलेक्स किसमें पाया नहीं जाता है तो सॉरी, देखो कहानी ये है कि आपको पता होगा 4 चीज़ें होती हैं किसी भी फ्लावर में, ठीक है। 4 चीज़ें क्या क्या होती हैं, कैलेक्स, कोरोला, एंडोशियम, गाइनोशियम। जनरली ये 4 लेयर ही होती हैं किसी भी फ्लावर में, ठीक है, कैलेक्स, कोरोला, एंडोशियम, गाइनोशियम। लेकिन एपिकैलेक्स किस में एब्सेंट होता है, एपिकैलेक्स इज एब्सेंट इन। एपिकैलेक्स जो है किस में एब्सेंट होता है, ठीक है, तुमसे ये पूछा गया है। तो कहने का मतलब एपिकैलेक्स पहली बात तो प्रेजेंट किस में होता है, कहने का मतलब है कि प्रेजेंट किस में होता है, तभी तो बताओगे। तो जो ये कैलेक्स है, कैलेक्स के बाहर एक लेयर होती है एपिकैलेक्स, सबसे बाहर होता है जनरली ये आपका कैलेक्स, CALYX कैलेक्स। लेकिन इसके भी बाहर एक लेयर दिखती है जिसको हम क्या बोलते हैं, एपिकैलेक्स। और ये हमारी किस में देखने को मिलती है, मालवेसी फैमिली में, MALVACEAE, मालवेसी फैमिली में सबसे बाहर या सबसे पहली लेयर जो होती है वो कौन सी होती है, एपिकैलेक्स। उसके बाद होता है कैलेक्स, फिर होता है कोरोला, एंडोशियम, गाइनोशियम, ठीक है। तो आपसे पूछा है किस में नहीं होता है, और मालवेसी में आता है हिबिस्कस, ठीक है। तो हिबिस्कस में ये एपिकैलेक्स प्रेजेंट होती है, लेकिन मालवेसी का ही एक मेंबर है क्या, सिडा, जिसमें ये एब्सेंट होती है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है यार, क्या पूछा है, बोथ प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में कॉमन क्या होता है। तो कॉमन होता है उसमें जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड का मतलब है, मान लो अगर अगर यूकैरियोट में अगर एक चीज़ बना रहा है, मान लो एक सब्सटेंस बना रहा है, तो ये
प्रोकार्योट में भी ए सब्सटेंस ही बनाएगा। ठीक है, मान लो अगर ये ए सब्सटेंस बना रहा है यूकार्योट में, तो प्रोकार्योट में भी सेम ए ही बनाएगा। ठीक है, इसीलिए जेनेटिक कोड क्या है, दोनों में कॉमन है। अगला क्वेश्चन है, टैक्सा बिलीव लाइकली टू जॉइन द एंडेंजर्ड कैटेगरी इन नियर फ्यूचर। वो टैक्सा बताओ जो एंडेंजर्ड कैटेगरी को भविष्य में जुड़ने वाली है या उससे जुड़ जाएगा। ठीक है, तो यार इसको हम बोलेंगे वल्नरेबल। ठीक है, वल्नरेबल जो होता है वो नियरली फ्यूचर में जो एक्सटेंट होने वाली होती हैं उनसे क्या होता है, जुड़ जाता है। ठीक है, या एंडेंजर्ड जो होती हैं उनसे जुड़ने वाला होता है। ठीक है, इसके लिए यार एक ऐसा भी होता है ना, मान लो सबसे पहले होते हैं क्रिटिकली एंडेंजर्ड, फिर होते हैं एंडेंजर्ड, फिर होते हैं वल्नरेबल। कहने का मतलब है जो अभी ख़त्म होने वाली है, इसको नहीं बचाया तो वो होती हैं क्रिटिकली एंडेंजर्ड। फिर होती है एंडेंजर्ड जो मतलब कुछ समय में हो सकती हैं। ये होता है वल्नरेबल, अगर हमने किसी पे भी ध्यान नहीं दिया तो यही खिसक खिसक के पहले ये वल्नरेबल हो जाएगी एंडेंजर्ड, फिर ये हो जाएगी क्रिटिकल एंडेंजर्ड, फिर ये कुछ समय बाद ये प्रजाति विलुप्त हो जाएगी। ठीक है, तो इसके बगल में क्या है, मतलब नियर फ्यूचर में क्या होने वाली है, एंडेंजर्ड। मतलब एंडेंजर्ड नियर फ्यूचर में क्या हो जाएगी, वल्नरेबल। आप इसको उल्टा करके भी समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये थी इसका एक्सप्लेनेशन। अगला क्वेश्चन है, जो पिरामिड ऑफ नंबर है वो ग्रासलैंड में कैसा होगा। तो यार ये अपराइट होगा, नंबर तो हमेशा ग्रासलैंड में अपराइट ही रहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन है स्पीस इनहेबिटिंग डिफरेंट जियोग्राफिकल एरिया। तो डिफरेंट के लिए हम एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, उसका नाम क्या होता है, एलोपैट्रिक। एलोपैट्रिक का मतलब होता है डिफरेंट या डिससिमिलर जियोग्राफिकल एरिया, और अगर सेम होता तो होता सिम्पैट्रिक। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में तुमसे पूछा है, हेल्दी ह्यूमन अडल्ट मैन है जिसमें स्मॉलेस्ट टाइप की ल्यूकोसाइट, मतलब सबसे छोटी ल्यूकोसाइट कौन सी होती है। तो वो आपको सभी को पता होगा, क्या होता है, लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट होती है ना, सबसे छोटी होती है। तभी तो जब हमारी कैपिलरी में जब ब्लड फिल्टर होता है तो इसमें से बाहर क्या आ जाती है, लिम्फोसाइट्स, और यही तुम्हारी क्या बनाती हैं, लिम्फ। ठीक है, आगे देखो। अगला क्वेश्चन है, इसमें तुम्हें फिर मैचिंग करनी है। मैचिंग का मतलब एंजाइम दे रखा है और उसको मैच करना है। तो देखो लाइपेज तुम्हारा क्या काम करता है, लाइपेज काम करता है फैट को ब्रो डाउन का, मतलब ए का 4। ठीक है, नहीं आंसर आया। ट्रिप्सिन जो है, ट्रिप्सिन करता है प्रोटीन के डाइजेशन में काम, मतलब बी का 3। तो ए का 4 बी का 3, ए का 4 बी का 3, बी और सी में कन्फ्यूजन हो गई। ऑप्शन नंबर सी अमाइलेज। अमाइलेज क्या करता है, अमाइलेज करता है तुम्हारे कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है, मतलब कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन। सी का हो गया 1, तो मतलब सी का 1। ऑप्शन नंबर 3 तुम्हारा हो गया करेक्ट, डी का हो जाएगा 2। ठीक है, एरिप्सिन क्या करता है, पॉलीपेप्टाइड को तोड़ता है अमाइनो एसिड में। ठीक है, तो मतलब ऑप्शन नंबर सी तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। बाकी चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा है, क्या वो एसिडिक कैरेक्टर डीएनए और आरएनए का किसकी वजह से होता है। तो वो होता है फॉस्फेट ग्रुप की वजह से या फॉस्फोरस की वजह से। ये होते हैं दोनों एसिडिक, डीएनए हो या आरएनए हो। ठीक है, क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज होता है और इसी के कारण क्या होता है, जो हमारा डीएनए होता है ये कैसा बन जाता है, एसिडिक। ठीक है, डीएनए ये एसिडिक बन जाता है, फॉस्फेट ग्रुप की वजह से ही होता है ये सारा खेल। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। या मैं इसके बारे में और बताता हूँ यार। एक न्यूक्लियोसोम स्ट्रक्चर पढ़ा होगा जिसमें बीच में होता है सेंट्रोसोम, इसी के चारों तरफ क्या लपेटा होता है, डीएनए। तो जो लपेटे होने का कारण पता है क्या है, वो यही है, क्योंकि ये क्या है, डीएनए क्या है, नेगेटिवली चार्ज, और ये अंदर का क्या है, पॉजिटिवली चार्ज। इसीलिए नेगेटिव पॉजिटिव दोनों अट्रैक्ट हो जाते हैं, इसीलिए पूरा ये स्ट्रक्चर बन जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसोम। ठीक है, पढ़ते चलो। अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में लाइकेंस जो हैं वो बेस्ट इंडिकेटर किसके हैं। तो लाइकेंस होते हैं बेस्ट इंडिकेटर होते हैं हमारे एयर पोल्यूशन के, जिसमें एयर पोल्यूशन जो दर्शाते हैं वो दर्शाते हैं SO2 का पोल्यूशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि पार्शियल स्टेम पैरासाइट। हाँ, अब यहाँ पे तुम कंफ्यूज हो गए होगे, एक तो कस्कुटा में और एक लॉरेंथस में। तो देखो कहानी क्या है। पैरासाइट का मतलब होता है परजीवी, जो दूसरे पर रहकर उससे भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक है, एक होते हैं पैरासाइट। ठीक, अब कहानी ये है कि ये दोनों पैरासाइट हैं, कस्कुटा भी और तुम्हारा लोरेंथस भी। ठीक है, और दोनों ही स्टेम पैरासाइट हैं, ये भी कमाल की बात है। ठीक है, जो कस्कुटा होता है इसी को तुम बोलते हो अमरबेल या आकाश बेल। ठीक है, और कस्कुटा होता है तुम्हारा टोटल पैरासाइट है, और ये होता है तुम्हारा पार्शियल पैरासाइट। कौन, लोरेंथस होता है पार्शियल पैरासाइट स्टेम का, और ये होता है टोटल पैरासाइट स्टेम का। अब इसमें फंडा क्या है, टोटल का मतलब है भैया हम खाना भी तुम ही से लेंगे, मतलब
कस्कुटा में क्या होता है, क्लोरोफिल इसमें मौजूद नहीं होता है। क्लोरोफिल नहीं है तो हम भैया खाना भी तुम ही से लेंगे, ठीक है, पानी भी तुम ही से लेंगे और मिनरल भी तुम ही से लेंगे। तुम ही से मतलब जिस प्लांट के ऊपर ये रहता है उसी से लेगा, जो भी लेगा सब, ठीक है। तो एक बार दोबारा बता देता हूँ, ये कस्कुटा और ये लोरेंथस। लोरेंथस होता है टोटल स्टेम पैरासाइट। क्यों? क्योंकि ना तो इसमें क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल नहीं है तो खाना बनाएगा नहीं, मतलब जिस पे रहता है उसी से खाना लेगा। दूसरा, पानी भी उसी से लेगा जिस प्लांट पे रहता है, और मिनरल भी उसी प्लांट से लेगा जिस पर ये रहता है। तो ये क्या हो गया, टोटल पैरासाइट। तो भैया ना तो ये खाना बना रहा है, ना ये पानी ले रहा है, और ना ये मिनरल इसके पास है। तो ये तीनों किससे ले रहा है, प्लांट से। तो जो तीनों प्लांट से लेगा उसको हम बोलेंगे टोटल पैरासाइट, जो कि क्या है, कस्कुटा। पार्शियल का मतलब भैया क्लोरोफिल इसमें है, तो मतलब भैया भोजन तो हम अपना खुद बनाएंगे, लेकिन हाँ पानी हम तुम ही से लेंगे, पानी तुमसे लेंगे तो भैया मिनरल भी हम तुम ही से लेंगे, ठीक है। तो जो खाना खुद बना ले उसी को हम बोलते हैं पार्शियल पैरासाइट। और ये दोनों क्या होते हैं, स्टेम में ही रहते हैं। तो इसीलिए बस किस तरह से खाना बनाते हैं, नहीं बनाते हैं, क्लोरोफिल होता है नहीं होता है, इसीलिए ये दो में डिवाइड होते हैं, एक तो टोटल और एक पार्शियल। तो पार्शियल पूछा है स्टेम पैरासाइट, तो आंसर क्या होना तुम्हारा, लोरेंथस, ऑप्शन नंबर डी। बट इतने सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछे हैं इन लोगों ने, गदर ही मचा दिए हैं बस, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में तुमसे पूछा यार, क्या पूछा है, ऑर्गन पूछे हैं और इनका पूछा है एंजाइम। तो भैया देखो, जो पेनक्रियाज है, पेनक्रियाज की जो सेल्स होती हैं उनसे क्या निकलता है, ग्लूकैगन, ठीक है। अल्फा सेल से निकलता है ना, ये हो गया, मतलब ए का हो गया 3, ए का 3 है, मतलब एक ही ऑप्शन में भैया ऑप्शन नंबर सी हो गया तुम्हारा करेक्ट आंसर। बाकी और देख लेते हैं। थायराइड जो होता है, थायराइड से निकलता है कैल्सिटोनिन, मतलब बी का 4 भी हो गया, ठीक है। एड्रिनल मेडुला से निकलता है एपिनेफ्रिन, और कॉर्टेक्स से निकलता है तुम्हारा एल्डोस्टेरोन, ठीक है। मतलब ए का 3, बी का 4, सी का 1, डी का 2, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है। अगला क्वेश्चन है, रेडनेस इन एप्पल इज ड्यू टू, मतलब एप्पल जो है, मतलब सेब जो तुम खाते हो, सेब लाल कलर का क्यों होता है, क्योंकि उसमें एक पिगमेंट होता है जिसका नाम होता है एंथोसाइनिन। वो पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसी के कारण ये फल लाल कलर का होता है। ऐसा नहीं है कि लाल ही कलर का होगा, कुछ और कलर का भी हो सकता है। एंथोसाइनिन जो पिगमेंट होता है इसका काम सिर्फ ये होता है कलर देना, ठीक है, चाहे वो लाल कलर दे, पीला कलर दे, या कोई और सा कलर दे, ठीक है। जब भी कलर की बात आएगी तुम्हें सिर्फ ये याद रखना है कि एंथोसाइनिन पिगमेंट मौजूद होता है, और ये भी कहाँ, प्लांट के वैक्यूल के अंदर होता है, क्योंकि ये वाटर सोल्यूबल होता है, ठीक है। तो एंथोसाइनिन पिगमेंट प्रेजेंट होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन के। और अगले क्वेश्चन में पूछा है, बोर्डेक्स मिक्सचर को किसने खोजा था। ये खोजा था यार इसने, मिलाडेट ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू सेल साइकिल विच टू ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर प्रोटीन्स आर कॉल्ड ट्यूमर सप्रेसर प्रोटीन। ट्यूमर सप्रेसर प्रोटीन्स वो होती है जो, देखो कैंसर में क्या होता है, मान लो ट्यूमर का मतलब होता है गांठ बनना। मान लो एक सेल है, सेल में अगर अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन हो रहा है तो हम इसको क्या बोलेंगे, ट्यूमर, या कैंसर की प्रॉपर्टी शो करता है, या हम इसको बोलेंगे इसमें कैंसर होना चालू कर गया। जब एक सेल है वो डिवाइड करते जा रही है, करते जा रही है, मतलब इसकी डिवाइड की ना प्रॉपर्टी रुक ही नहीं रही है, ये डिवाइड ही करते जा रही है अंधाधुंध, मतलब, तो हम इसको बोलेंगे ये क्या हो रहा है इस सेल में, इस सेल ने अपनी टेंडेंसी जो है खो दी है, ठीक है। और ये क्या हो गया, इसमें कैंसर हो गया है। इसी को हम बोल देते हैं सीधा सीधा सरल भाषा में, कैंसर हो गया है, ठीक है। और यहाँ से हमसे पूछा है इसी को रोकने वाली जो प्रोटीन है उसके नाम बताने हैं, ठीक है। तो ये दो हैं, एक तो है P53 और एक है RB, ठीक है, मतलब लिख लो कहीं पे P53 और RB, ठीक है। तो जो P53 को बनाने वाला जो जीन है उस जीन का नाम होता है TP53, और ये जो RB है इसका नाम होता है रेटिनोब्लास्टोमा। यहाँ पे लिख देता हूँ RETINO, रेटिनो BLASTOMA, रेटिनोब्लास्टोमा, ठीक है। कहने का मतलब इसका ये नाम क्यों है, रेटिनोब्लास्टो का नाम इसलिए है, मान लो RB रेटिनोब्लास्टोमा है, मान लो तुम्हारी आँख है, आँख के पीछे क्या होता है, पर्दा होता है ना, जहाँ पर फोटो छपती है मतलब रेटिना होता है, ठीक है। तो रेटिना में अगर इस सेल्स ने, इस जीन ने काम करना बंद कर दिया, या इस जीन में किसी प्रकार का डिस्टॉर्शन हो गया, तो तुम्हारा जो रेटिना है, रेटिना में क्या हो जाएगा, रेटिना का कैंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ की सेल्स जो हैं फिर ये अलग अलग डिवाइड करती रहेगी, मतलब बहुत सी बार डिवीज़न होगा, और इसी डिवीज़न को हम फाइनली क्या बोलते हैं, कैंसर। तो मतलब इस बंदे को रेटिना का कैंसर हो जाएगा अगर इस सेल में या इस जीन में कुछ भी चेंज हुआ तो, ठीक है। ये था इसका काम, और ये जनरली आमतौर पर बचाती है किसी भी सेल्स को ऐसा करने से, ठीक है। इसीलिए इसको बोला है ट्यूमर सप्रेसर प्रोटीन्स,
P53 और RB जो है इसके एग्जाम्पल हैं। करेक्ट आंसर तो यही है। आगे देखते हैं। आगे है यूरिनरी ब्लैडर इन बर्ड इज, यूरिनरी ब्लैडर बर्ड में प्रेजेंट होता है कि नहीं होता है, होता है तो कितने होते हैं या फिर वेल डेवलप होता है, ये पूछा है। तो भैया देखो बर्ड्स में ना यूरिनरी ब्लैडर प्रेजेंट ही नहीं होता है, ठीक है, उनको कुछ ज़रूरत ही नहीं है यूरिनरी ब्लैडर की। यूरिनरी ब्लैडर एब्सेंट होता है बर्ड्स में, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, ये इसमें कुछ समझाने की ज़रूरत है नहीं, मुझे लग नहीं रहा है इसलिए नहीं बता रहा हूँ। कोकोनट का जो फ्रूट है इसे हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ड्रूप। क्या कोई और है जिसको भी हम ड्रूप बोलते हैं? बिल्कुल बोलते हैं। मैंगो है, इसको भी ड्रूप बोलते हैं भैया, मैंगो है, इसके फल को भी हम ड्रूप बोलते हैं। और किसके फल को बोलते हो? अभी शिवरात्रि गई थी तो बेर चढ़ाया था ना भगवान शिव जी को, तो जो बेर है ना वो भी एक तरह का ड्रूप ही है, ठीक है, उसका जो फल है उसको भी हम क्या बोलते हैं? ड्रूप बोलते हैं, ठीक है, समझ गए। और एक होता है चेरी, चेरी भी देख लो, चेरी, और एक होता है हमारा प्लम। तो ये मैंने तुम्हें एग्जांपल दे दिए इसके, PLUM प्लम, जो होते हैं हमारे ड्रूप के एग्जांपल, ठीक है। अब ये समझ लो ड्रूप क्या होता है। तो भैया देखो जो ड्रूप होता है, मान लो इसमें एक फल होगा, फल के सबसे बाहर की जो लेयर होगी वो कैसी होगी? बहुत हल्की होगी, ठीक है, बहुत हल्की होगी का मतलब क्या है? सबसे बाहर वाली जो लेयर है वो होगी आउटर स्किन होगी और वो सबसे हल्की होगी, थिन होगी, ठीक है। उसके बीच में जो हिस्सा है वो कैसा होगा? खाने वाला हिस्सा होगा, उसको हम बोल देते हैं फ्लैशी, फ्लैशी पार्ट होगा या फ्लैशी पोर्शन होगा जो खाने के लिए काम आता है। और बीच में क्या होगा? बीच में एक हार्ड टिश्यू प्रेजेंट होगा या एक हार्ड सब्सटेंस प्रेजेंट होगा जिसको हम क्या बोलते हैं? स्टोन भी इसको कभी कभार बोलते हैं, या इसके लिए एक नया नाम दिया जाता है सेंटर स्टोन, या इसके सेंटर में स्टोन प्रेजेंट होगा। वो फल जिसके सबसे लास्ट में एक थिन कवरिंग होगी, बीच में खाने वाला हिस्सा होगा और बीच में क्या होगा? एक सेंट्रल स्टोन प्रेजेंट होगा, ठीक। अगला क्वेश्चन है, देखो अगला क्वेश्चन है, बाइल इज प्रोड्यूस्ड बाय, बाइल को बनाता कौन है? दो चीज़ें हैं, एक तो इसको बनाता कौन है और दूसरा ये स्टोर कहाँ पर होता है, ठीक है। तो देखो बाइल जो है वो बनता है तुम्हारा कहाँ, कहाँ बनता है? लीवर में। और स्टोर कहाँ पे होता है? गॉल ब्लैडर में। बनाएगा लीवर और स्टोर करेगा तुम्हारा गॉल ब्लैडर में, ठीक है। तो बाइल कौन बनाता है? लीवर। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाटर इज लार्जली अवेलेबल टू प्लांट्स, प्लांट्स को वो पानी बताओ जो सबसे ज़्यादा मतलब उनको उपलब्ध होता है, जो वो ले सकते हैं, ठीक है, या प्लांट में वो पानी जो वो अच्छे से एब्जॉर्ब कर सकते हैं वो वाला बताओ। तो देखो आपको पता होगा सॉइल, बात करते हैं मिट्टी की, ठीक है। मिट्टी में दो तरीके का पानी मौजूद होता है, ठीक है, ठीक है। और मिट्टी में जो पानी मौजूद होता है इसको हम एक नाम बोलते हैं होलार्ड, HOLARD। मिट्टी में जितना भी पानी मौजूद है टोटल उसको हम बोलेंगे होलार्ड। लेकिन उसमें दो टाइप का पानी मौजूद होता है, एक तो होता है एकार्ड, ECHARD एकार्ड, और दूसरा क्या होता है? क्रेशार्ड, CRESHARD। स्पेलिंग चेक कर लेना। होलार्ड टोटल पानी, उसमें से एक पानी है जो एकार्ड है और दूसरा है क्रेशार्ड। तो जो क्रेशार्ड होता है ना, ये होता है कैपिलरी वाटर, ये होता है कैपिलरी वाला वाटर जिसको प्लांट एब्जॉर्ब कर सकते हैं, ठीक है। और जो एकार्ड होता है ये वाला पानी जो प्लांट हैं वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं, ठीक है। जो प्लांट एब्जॉर्ब कर लेंगे पानी उसको हम बोलेंगे क्रेशार्ड, जो वो इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे उसको हम बोल देंगे एकार्ड, ठीक है। क्रेशार्ड वो वाला होता है जो कैपिलरी वाटर का पानी होता है, इसी को प्लांट एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो इसीलिए हमारा जो ऑप्शन है कैपिलरी वाटर, ए क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन ने पूछा है आर्टेरियल ब्लड का पीएच। तो भैया ये जो होता है थोड़ा सा कम होता है, ठीक है। और ये कितना होता है हमारा? ये होगा हमारा 7.4 के आसपास होता है, ठीक है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा? 7.4 होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है द लीफ फॉल अकर, लीफ फॉल कब होता है, ठीक है। लीफ फॉल अकर्स व्हेन, लीफ फॉल कब होगा? तो यार देखो पेड़ से मान लो अगर किसी पत्ती को गिरना है तो इसमें क्या होगा? तो इसमें ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाएगी। इसकी एक खासियत भी है, जो पुरानी पत्तियां हैं सिर्फ वही गिरेंगी, ओल्ड वाली गिरेंगी, बस पेड़ से अलग हो जाएंगी ओल्ड वाली। और जो नई वाली हैं इनमें इसका प्रभाव क्या होगा? पत्तियों का साइज बड़ा होने लग जाता है, या इनको जो है ये रोक के रखती हैं प्लांट पे। नई वाली को रोक के रखेगी और पुरानी वाली को पेड़ से गिरा देगी, अब झड़ जाएंगे पुराने पत्ते, ठीक है।
तो ये कब होता है, जब ऑक्सीजन इंक्रीज़ करता है, ठीक है। ऑक्सीजन इंक्रीज़ करेगा तो जो ओल्ड वाले पत्ते हैं वो तो पेड़ से गिर जाएंगे, लेकिन जो न्यू वाले हैं या जो यंग वाले हैं वो ऐसे ही लगे रहेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा है यार, इसमें सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर पूछा है। तो देखो सिस्टोलिक शब्द ध्यान रखना, सिस्टोलिक जैसे ही तुम्हें याद आएगा तो 120 तुम्हें आना चाहिए तुम्हारे दिमाग में सीधा। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, 120 से 140 mmHg। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में तुमसे पूछा है मोनोजीनिया, मोनोजीनिया, सिस्टोडा, डाइजीनिया, नर्मेट्रिया। तो मोनोजिया इसमें से पूछा है कौन सा है। तो देखो जो मोनोजिया होता है वो तुम्हारा क्या होगा, प्रोबोसिस होगा, ठीक है। सिस्टोडा है, सिस्टोडा को तुम्हें सीधा याद रखना चाहिए था रोस्टेलम। सिस्टोडा में दो आते हैं ना, सिस्टोडा में क्या, एक टीनिया सोलियम, टीनिया सेजिनाटा, टीना सोलियम और टीनिया सेजिनाटा, दोनों में फ़र्क क्या है, रोस्टेलम का, ठीक है। तो इसीलिए अगर आप बी को 4 देखें तो बी का 4 जो है ऑप्शन नंबर एक ही में है, वो है डी। तो मतलब ये तुम्हारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो पहले ऑप्शन की जाए करो, सबसे पहले देखे करो नीचे, ठीक है, फिर देखे करो यहाँ पे ऊपर कि भैया कौन सा ऑप्शन किससे मैच हो रहा है। तुम्हें अगर चारों में से अगर एक भी पता हो तो हो सकता है तुम्हारी किस्मत इतनी सही हो कि भैया एक ही ऑप्शन से तुम आंसर गैस कर सको, ठीक है। और यही तुम्हें करना होता है एग्जाम्स में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की। और अगले क्वेश्चन में तुमसे पूछा है डीएनए आरएनए, मतलब आरएनए से डीएनए बनाना, फॉर्मेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम आरएनए। इसको एक क्वेश्चन समझाता हूँ तुम्हें। देखो तुमने एक चीज़ पढ़ी होगी यार, सेंट्रल डोग्मा। सेंट्रल डोग्मा का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, जिसमें तुम्हें पढ़ा होगा कि सबसे पहले एक डीएनए होता है। इसमें क्या होता है, इसका रेप्लिकेशन, मतलब ये अपनी अमाउंट का डबल बनता है। फिर इसमें होता है डीएनए से बनेगा आरएनए, डीएनए से क्या बनेगा, आरएनए। फिर ये आरएनए बनाएगी तुम्हारे लिए प्रोटीन। आरएनए बोलूँ या यहाँ पे मैं इसी को कई बार ना एमआरएनए भी बोलते हैं, ठीक है, बात एक ही है। डीआरएनए का रेप्लिकेशन होगा तो बनेगा डीएनए, मतलब डीएनए खुद डुप्लीकेट होगा तो उस प्रोसेस को बोलते हैं रेप्लिकेशन। डीएनए से आरएनए को बनते हैं, डीएनए से आरएनए बनने के प्रोसेस को बोलते हैं हम ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए या एमआरएनए से प्रोटीन बनने के प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसलेशन, ठीक है। ये तो होता है जनरल नॉर्मल, ठीक है। लेकिन एक कहानी उल्टी है जिसमें आरएनए से पहले बनेगा डीएनए, आरएनए से पहले बनेगा डीएनए, फिर बाद की कहानी सेम रहेगी, ये आरएनए बनाएगा फिर ये प्रोटीन बनाएगा, ये वाली कहानी सेम रहेगी। एक स्टेप बढ़ जाएगा जो कि क्या होगा, आरएनए से डीएनए का बनना। और यही कौन कराता है, या मैं बोलूँ किस में होता है, एचआईवी के वायरस में होता है, ठीक है। और इसी को बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और इसके लिए एंजाइम जो होता है वो होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ठीक है। और ये किस में देखने को मिलता है, एचआईवी वायरस में, जो कि क्या होता है, सिंगल स्टैंडर्ड होता है। आगे देखो प्लाज्मोडियम के ट्रोफोजाइट्स कहाँ रहते हैं। तो यार ये तो तुम्हें पता होगा, अब एरिथ्रोसाइट्स ऑफ मैन, मतलब मैन के आरबीसी में रहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में तुमसे पूछा है एमनियोटा ग्रुप इंक्लूड। जो एमनियोट्स होते हैं इनमें क्या क्या होता है। तो एमनियोट्स में होते हैं एक तो हमारे रेप्टाइल, एव और मैमल, ये होते हैं एमनियोट्स। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन में पूछा है मायोसिन ग्लैंड्स होते हैं वो किस फैमिली में प्रेजेंट होते हैं। तो जो मायरोसिन जो ग्लैंड होते हैं, कॉम्पोजिट, मालवेसी, क्रूसीफेरेसी या लिलिएसी। तो ये जो हमारे प्रेजेंट होते हैं ये होते हैं क्रूसीफेरेसी या क्रूसीफेरे मेंबर में प्रेजेंट होते हैं, या इस फैमिली के मेंबर्स में प्रेजेंट होता है क्या, मायरोसिन ग्लैंड। अगला क्वेश्चन है पेरिस्पर्म क्या है, या पेरिस्पर्म किसका है, रूमिनेंट है। रूमिनेंट होता है बचा हुआ पार्ट। तो जो न्यूसेलस होता है, न्यूसेलस का जो बचा हुआ पार्ट होता है उसी को हम बोलते हैं पेरिस्पर्म, ठीक है। न्यूसेलस के बचे हुए हिस्से को हम बोलते हैं क्या, पेरिस्पर्म। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा। और ये जो पेरिस्पर्म है ये हमें किस में देखने को मिलता है। तो ये हमें देखने को मिलेगा एक तो काली मिर्च में, काली मिर्च में ही देखने को मिलता है, ठीक है। काली मिर्च को हम क्या बोलते हैं, ब्लैक पेपर। पेपर का मतलब मिर्च, काली का मतलब ब्लैक, ब्लैक पेपर। या दूसरा हम इसको एक बोलते हैं यार शुगर बीट, शुगर बीट, इसमें देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ यूरिया। सबसे ज़्यादा यूरिया किस में मिलता है, हिपैटिक आर्टरी, हिपैटिक वेन, रीनल आर्टरी, रीनल वेन। तो देखो सबसे ज़्यादा यूरिया या सबसे ज़्यादा मात्रा में यूरिया जो तुम्हें देखने को मिलता है वो मिलता है किस में, हिपैटिक वेन में। ये कहाँ पे होती है, लीवर में। लीवर में ही क्या बनता है, यूरिया। तो इसी में तो होगी सबसे ज़्यादा। और कहाँ होगी, हिपैटिक वेन में सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है। और सबसे कम कहाँ होगी, रीनल वेन में, रीनल वेन में सबसे कम होगी, ठीक। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में है
फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ फोटो रेस्पायरेशन, फोटो रेस्पायरेशन का जो पहला प्रोडक्ट है वो कौन सा बनता है, तो वो बनता है 2 कार्बन का कंपाउंड या 2 कार्बन वाला प्रोडक्ट, जो कि इनमें से क्या है, फॉस्फोग्लाइकोलेट। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन में हमसे पूछा है 2 गैसेस बताओ जो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती हैं ग्रीन हाउस गैसेस में। तो ये तुम्हारा जग जाहिर क्वेश्चन है, एक होता है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा होता है मीथेन, CO2 एंड CH4। मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा, ए जो होगा तुम्हारा करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में तुमसे पूछा है फिर वही एक दिया हुआ है एग्जाम्पल, एजर्शन और रीजन दिया हुआ है। कस्कुटा क्या है, कस्कुटा इज एग्जाम्पल ऑफ पैरासिटिक एंजियोस्पर्म। मतलब ठीक है, कस्कुटा ये तो मैं बताया था ना अभी, कस्कुटा और वो लोरेंथस वाला, तो ठीक है, ये तो पैरासिटिक एंजियोस्पर्म है, ठीक है। इट गेट नरिशमेंट फ्रॉम द लीव्स, पत्तियों से लेता है भाई, नहीं पत्तियों से नहीं लेता है, कहाँ से लेता है, स्टेम से, ठीक है। तो ये तो गलत हो गया, ए सही है बी गलत है। मतलब क्या है, ए इज़ ट्रू आर इज़ फॉल्स, एजर्शन इज़ ट्रू रीजन इज़ फॉल्स, एजर्शन इज़ ट्रू रीजन इज़ फॉल्स, या फिर मैं बोलूँ नहीं, ठीक है क्योंकि रीजन नहीं है ना, ठीक है, ए इज़ ट्रू आर इज़ फॉल्स, एजर्शन सही है लेकिन रीजन क्या है, गलत है। अगले क्वेश्चन में है म्यूटेशन इज एसेंशियल फॉर इवोल्यूशन, बिकॉज म्यूटेशन एसेंशियल क्यों है इवोल्यूशन के लिए, क्योंकि ये बनाता है नए वेरिएशन, नए वेरिएशन बनाएगा तभी तो तुम नए वातावरण में रह पाओगे, ठीक है, और यही इवोल्यूशन के लिए प्रभावशाली होते हैं। अगला क्वेश्चन, सेक्स लिंक डिसीज़ बता दो, तो भैया सेक्स लिंक डिसीज़ होता है कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया क्या इसमें से कौन सी स्टेटमेंट सत्य है। तो सत्य के लिए देखो, एनालॉगस आर नॉट ससेप्टिव ऑफ एनी किनशिप, होमोलॉगस आर नॉट ससेप्टिव ऑफ एनी किनशिप, 4 लिम्ब ऑफ हॉर्स एंड फ्लिपर ऑफ बर्ड, ये तो होगा नहीं, विंग्स ऑफ इंसेक्ट आर होमोलॉगस, तो ये भी नहीं है, ये भी गलत है। अब बचा है ऑप्शन नंबर बी और सी। तो देखो, एनालॉगस आर नॉट एनी सजेस्टिव ऑफ एनी किंगशिप, तो ऑप्शन नंबर बी जो है ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। देखो क्यों, इसमें पूछा है एनालॉगस ऑर्गन जो हैं ये क्या होते हैं, एनालॉगस ऑर्गन होते हैं जिनका ओरिजन, एनालॉगस आर नॉट सिस्टम ऑफ एनी किनशिप, ठीक है ना यार, ये यही सही है, क्योंकि होमोलॉगस में सजेस्टिव ऑफ किनशिप होते हैं, अगर यहाँ पे नॉट नहीं होता तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन होता, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए, एनालॉगस ऑर्गन आर नॉट सजेस्टिव ऑफ एनी किनशिप, ये क्या है इसका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। एनालॉजी और होमोलॉजी आपने पढ़ी होगी ना, एनालॉजी और होमोलॉजी, एनालॉगस ऑर्गन होमोलॉगस ऑर्गन, तो वहाँ पर आपको पता लग जाएगा, ठीक है। आपने पढ़ा होगा ओरिजिन सेम होता है, फंक्शन डिफरेंट होता है, तो वही पूछा गया है यहाँ पे, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है ड्यूरिंग डेवलपमेंट ऑफ फ्रॉग ब्लास्टोपोर अपीयर्स इन, फ्रॉग के डेवलपमेंट में जब फ्रॉग का डेवलपमेंट होता है तो ब्लास्टोपोर कहाँ पर देखने को मिलता है, तो ब्लास्टोपोर देखने को मिलेगा गैस्ट्रुला स्टेज में, जब उसका क्या होता है, गैस्ट्रुलेशन की प्रक्रिया होती है, तो उस समय देखने को मिलता है, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा है क्या, नॉकरेक बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ होता है, तो ये आपको पता होगा, ये कहाँ होता है, मेघालय में होता है, ठीक है, नॉकरेक वाला। अगले क्वेश्चन में पूछा है जो कि आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, जिसमें क्या है, ECOR1, ECOR1 ये क्या है, तो भैया ये होता है एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, और रेस्ट्रिक्शन में भी ये 2 DNA के बीच में काटने वाला एंजाइम होता है, ठीक है। मतलब एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होता है, जो कि कौन सा होता है, एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, उसी का एग्जांपल क्या है, ECOR1। अब यार देखो, इसको ना नाम लेने का भी एक तरीका है, ई से होता है एस्चरिया, सी से होता है कोलाई, आर दर्शाता है इसके स्ट्रेन को, और जो 1 है ये होता है इसको कब खोजा गया है या किस नंबर पर, मतलब या तो ऑर्डर, या तो डिस्कवरी या ऑर्डर, उसके हिसाब से इसका नाम रखा जाता है, 1 2 3 ऐसे करके, ठीक है। तो ये है इसके नाम देने का तरीका, मतलब इसका नोमेनक्लेचर जो है वो कैसे हम रखते हैं, ठीक है। बाकी और क्या बचा था, इसमें एक चीज़ और बची है, तो मान लो एक 2 DNA फ्रेगमेंट हैं, ठीक है, ये एंटी पैरेलल होते हैं ना, मतलब एक इधर चला लो इधर चला लो, ठीक है, मतलब मैं अभी समझाने के लिए सिर्फ नाम दे रहा हूँ। तो ये मान लो 5', ये मान लो 3', ये एंटी पैरेलल होते हैं, तो यहाँ 3', यहाँ पे 5'। मान लो एक सीक्वेंस है GAATTC, और यहाँ पे इसी को उल्टा लिख लो, GAATTC,
तो ये जो काटेगा ना, तो ये हमेशा जी और ए के बीच में ही काटेगा। कौन? एक और 1। जी के बगल में ए कहाँ पे है? जी और ए यहाँ पे है ना, तो ये यहाँ पे कट मारेगा, जी और ए के बगल में यहाँ पर। और नीचे वाली लाइन में जी और ए कहाँ पे है? यहाँ पर कट मारेगा। ठीक है, मतलब इन दोनों के बीच में ऐसे ये काटता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, ये वाला फ्रेगमेंट जो है पूरा एक साथ अलग हो जाएगा, और जो यहाँ वाला फ्रेगमेंट है ए वाला, ये सारा एक साथ अलग हो जाएगा। ठीक है, इस तरफ वाला सारा एक साथ अलग और ऊपर वाला एक साथ अलग हो जाएगा। ठीक है, और ये सब काम कौन करेगा? तुम्हारा इक्वल 1। ये जो सीक्वेंस मैंने बताई है जी ए ए टी टी सी और जी और ए के बीच में काटेगा, यही क्या है? इसका सीक्वेंस है। इसी सीक्वेंस के बीच में ये काटेगा, और ये हर किसी का फिक्स होता है या स्पेसिफिक होता है। ठीक है, चलो फिर इस वीडियो में इतना ही। बाकी मिलते हैं आपसे कभी अगली वीडियो में और नए प्रश्नों के साथ।